हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है जो इन्वर्टर मॉडल है। तो इसमें क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम थी, कस्टमर की शिकायत थी। तो यहाँ पे क्या हमने कूलिंग की जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इसका जो ड्रायर था बैक साइड लीक था। तो वहाँ पे क्या थोड़ी बहुत वहाँ पे कूलिंग थी, तो इस वजह से अप पार्ट में थोड़ी बहुत कूलिंग कर रहा था, मतलब ना के बराबर ही समझे कूलिंग हो रही थी। वह डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, अप पार्ट में थोड़ी बहुत कूलिंग हो रही थी, क्योंकि जितनी गैस थी वो उसने मतलब कूलिंग कर रहा था, और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। ये प्रॉब्लम थी इसमें। तो आपके सामने भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये डाउन पार्ट है, यहाँ पे बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी, और अप पार्ट में भी बहुत कम कूलिंग कर रहा था। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर मॉडल है, यहाँ पर जो दिक्कत थी वो गैस की थी, क्योंकि गैस लीक थी, और इसमें जो गैस है वो R600A रेफ्रिजरेंट है। तो हम उसको आपको कंप्लीट चार्ज करना दिखाएंगे, मतलब बताएंगे कैसे आप इस गैस को चार्ज कर सकते हैं और इस गैस को कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने बाकी सब कुछ देख लिया है, और इस गैस को कैसे चार्ज करते हैं, आपको क्या एहतियात रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझा दूँगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आज। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि कौन, अगर रेफ्रिजरेटर है आपका सैमसंग का या गोदरेज का हो, किसी भी कंपनी का हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको नोट करना है कि कौन सी गैस है। यहाँ पे क्या R600A रेफ्रिजरेंट है। कंप्रेसर पे मैंने देख लिया, स्टिकर पे लगा होता है, कंपनी मेंशन करके देती है। एक स्टिकर और होता है जो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड लगा होता है, वहाँ पर भी कंपनी मेंशन करके देती है कि उसमें कौन सी रेफ्रिजरेंट है। ये जो गैस होती है R600A, ये मतलब आपको क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ चार्ज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ पे लीक है उसको सोल्ड करके अच्छे से, उसके बाद ये जो गैस होगी एकदम प्रॉपर तरीके से सोल्ड होना चाहिए, फिर वैक्यूम होना चाहिए। उसके बाद आपको ये गैस चार्ज करना है, क्योंकि ये गैस जो होती है वो जलनशील होती है। कंपनी भी एक स्टिकर मेंशन करके देती है। प्लस एक चीज़ और है, यहाँ पर जो मतलब शाइन बना होता है वो मैं अभी दिखाऊँगा आपको। वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई आपका जलनशील वाले क्योंकि ये गैस जलनशील होती है, आग को बहुत जल्दी पकड़ती है, तो आग वहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्लस आप बेड़ी सिरकट का भी यूज़ ना करें, जिससे कि आग लगने के चांसेस रहते हैं इस गैस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शाइन भी बना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई आग वाली चीज़ नहीं होना चाहिए जब आप गैस चार्ज करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, फ़ैन आप ऑफ़ कर दें जब गैस चार्ज करें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एयर चली जाती है तो दिक्कत होती है। उससे पहले आपको वैक्यूम करना है, लगभग 25 मिनट्स वैक्यूम करना है। उसके बाद आपको गैस होल्ड रखना है 10 मिनट तक वैक्यूम में, जिससे कि वहाँ पे अगर लीक हो तो आपको पता लग जाए कि लीक तो नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है R600A का, वो 40 से 50 PSI होता है, और इसका रनिंग प्रेशर होता है 0 से 1। ध्यान रखना है, इसका 0 से -1 मतलब इसका रनिंग प्रेशर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या है, चार्जिंग लाइन लगाने ना, मैंने क्या सारी सोल्डिंग वगैरह सब कुछ कर ली है कंप्लीट, क्योंकि ड्रायर से था। तो वैक्यूम आपको करना है, बिल्कुल 30 पे सुई आ जाए। ये नीचे आप देख रहे हैं, वैक्यूम करके मैंने ऑलरेडी वैक्यूम कर दिया, जिससे कि हमका टाइम जाया ना हो। तो यहाँ पे क्या है, मैंने वैक्यूम कर दिया एकदम प्रॉपर तरीके से। आपको इस तरीके से वैक्यूम करना है, 30 तक सुई आ जाए। उसके बाद 10 मिनट तक होल्ड रखा है, जिससे कि अगर वैक्यूम टूट गया तो कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपका वैक्यूम टूटता है तो कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं लीक है, चाहे वो ड्रायर से हो तो या फिर और कहीं से हो, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अगर वैक्यूम टूटता है तब। ये चीज़ का ध्यान रखना है, और वैक्यूम बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि सारा जो भी एयर है उसके अंदर वो सारी आउट हो जाए। अगर एयर रह जाएगी तो बाद में चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आप वैक्यूम बहुत अच्छे से करें, वैक्यूम इसीलिए होता है, और प्लस कूलिंग भी फिर बेटर होती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने वैक्यूम कर लिया, एकदम प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करा। उसके बाद चार्जिंग लाइन है, इस वाली चार्जिंग लाइन से थोड़ी सी एयर निकाल देना है, थोड़ी सी गैस निकाल देना है आपको ओपन करके, जिससे कि जो भी एयर है इस चार्जिंग लाइन की वो निकल जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी क्या है, थोड़ी गैस चार्ज करूँगा स्टैंडिंग में। वैसे तो मैं ज़्यादातर गैस चार्ज करता हूँ रनिंग में, बट थोड़ी सी आप स्टैंडिंग में कर दें, लगभग 20-30 PSI तक आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रिज ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रनिंग में चार्ज गैस कैसे करते हैं। थोड़ी सी आप स्टैंडिंग में छोड़ दें, उसके बाद रनिंग में। तो अगर कभी भी चोक ज़्यादा हो रहा है आपका सिस्टम और R600A रेफ्रिजरेंट है, तो आप अगर रनिंग में चार्ज करते हैं तो चोकिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी ऐसा करके देख सकते हैं कि आप गैस जो है स्टार्टिंग में ही रनिंग में चार्ज करेंगे तो वहाँ पे चोकिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
और यहाँ पे क्या है, अभी तो फ़िलहाल मैंने क्या है वैक्यूम करके सब कुछ स्टैंडिंग में थोड़ी सी गैस छोड़ रहा हूँ, जिससे कि 10-20 PSI तक छोड़ना है। उसके बाद मैं रनिंग में गैस चार्ज करूँगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टैंडिंग जो प्रेशर है वो 40 से 45 PSI और रनिंग जो प्रेशर है वो 0 से -PSI। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने फ्रिज क्या ऑन कर दिया और ये कंप्रेसर भी ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, तो आपको क्या है 0 तक रखना है। ये जो इसका रनिंग प्रेशर है ध्यान रखना है 0 तक रखना है, जिससे कि कूलिंग में वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा गैस ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गैस होगी तो इन्वर्टर मॉडल जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी कंप्रेसर वो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता गैस को चार्ज करेंगे, जिससे कि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है ड्रायर हीट होने लगा। और बाकी आपको रनिंग प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रनिंग प्रेशर कितना हो गया है। तो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 0 तक इसका रनिंग प्रेशर आ चुका है। तो आप 5 मिनट होल्ड भी रख सकते हैं, जिससे कि रनिंग में जो गैस है सर्कुलेट हो जाए। उसके बाद जो इसका रनिंग प्रेशर एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एग्जिट पता लग जाए कि कितना हो गया है। तो यहाँ तक क्या है 0 तक इसका जो रनिंग प्रेशर है वो आ गया है। तो इस तरीके से आप गैस चार्ज करें। और बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये जो डिस्चार्ज लाइन है इसको टच करके देखते रहना है कि हीट कितनी हो रही है। उसके बाद बैक साइड भी आप देख सकते हैं, इसका ड्रायर भी हीट होने लगा। दोनों साइड क्या होता है, इसके बैक साइड क्या होता है कंडेंसर होता है, कंबाइंड कंडेंसर होता है इसके अंदर फ्रिज के, तो वो भी हीट पड़ने लगेगा। तो आप हीट जब होने लगे तो आप उसको टच करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्या है थोड़ी देर होल्ड रखेंगे उससे क्या होगा आपका जो रनिंग प्रेशर है वो आ जाएगा उसी पोजीशन में जितना हो गया है। तो यहाँ पे क्या है तकरीबन 0 हो गया। उसके बाद ये हीट होने लगा, कंप्रेसर भी मतलब हल्का हल्का वाइब्रेशन होने लगा। कि इन्वर्टर मॉडल जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके कंप्रेसर में ज़्यादा साउंड नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी तरीके से आपको गैस चार्ज करना है और एंटी चोक का यूज़ नहीं करना है। वैक्यूम करके डायरेक्ट आपको गैस फिलअप करना है। अगर R600A गैस है तब, और चाहे तो अगर चोकिंग की प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप रनिंग में गैस चार्ज करें, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही बार में एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस होगी, कूलिंग भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। जैसे कि पहले होती थी वैसे ही कूलिंग अच्छे से होगी। तो यहाँ तक क्या है अभी फ़िलहाल 0 हो गया है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 0 हो गया है इसका जो रनिंग प्रेशर है। तो इतना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर बंद होने के चांसेस रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब कंप्रेसर में क्या होता है ओवर गैस हो जाती है, तो कंप्रेसर जो है वहाँ पे ट्रिप कर जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो गैस जो है ज़्यादा आप नहीं रिलीज़ करेंगे, हल्के हल्के करेंगे और 0 तक रुक जाना है। उसके बाद ये हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है साउंड होने लगा, साउंड स्टार्ट है। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज लाइन है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, अच्छे से कूलिंग हो रही है। ड्रायर भी हीट हो गया हमारा बहुत ज़्यादा, और इसका कंडेंसर भी एकदम हीट हो गया है। कंडेंसर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हीट हो गया है। इस तरीके से आपको गैस चार्ज करनी है, तो वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको कूलिंग भी चेक करके दिखाऊँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिनवाल जब आप लगाते हैं तो पिनवाल को आपको कट नहीं करना है, पिनवाल पूरा लगाना है। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि यार 1-2 दिन तक चला, उसके बाद अगर पिनवाल कट करके करते हैं तो इसका जो गैस का सर्कुलेशन होता है तो उसके पिन जो होती है वो लूज़ होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और गैस अगर आपका हाफ सिलेंडर तो आप लिक्विड में चार्ज करें उल्टा करके, फुल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं ये रनिंग है, एकदम रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से ये कूलिंग कर रहा है। आगे से मैं दिखाता हूँ आपको ये कूलिंग कैसी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ये जो डिस्प्ले वाला है कन्वर्टेबल फ्रीज़ और फ्रीज़र में आप कर सकते हैं 3 सेकेंड प्रेस करके, आप जैसा चाहे वैसी सेटिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने अकॉर्डिंग जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर फ्रिज है हम फ्रिज को फ्रीज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसका जो फ़ैन फ्लो है एकदम प्रॉपर तरीके से और ये चिल्ड होने लगा, मतलब यहाँ पे क्या है कूलिंग प्रॉपर तरीके से आना स्टार्ट हो गई। इसके अप पार्ट में भी हो रही है और डाउन पार्ट में क्या है, इसमें डाउन पार्ट में भी देखते हो। डाउन पार्ट में क्या है अभी फ़िलहाल हल्की हल्की है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो आधे घंटे में यहाँ पे भी अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गैस चार्ज करेंगे। क्योंकि डाउन पार्ट में क्या होता है थोड़ा लेट होता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।